नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये एसपीडी जो अ, साइंस का है, सिर्फ साइंस का आता है, रेलवे वाले की मैं बात नहीं कर रहा। साइंस का स्पेशल आता है द टॉपर्स चॉइस करके, उसका क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको याद करेंगे, ठीक है। और मेरा उद्देश्य ही है कि इसको याद करवाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फल से संबंधित है। चलिए, कहता है कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, जो याद है ना उसको छोड़ देंगे, एक बार बोलेंगे, जो नहीं याद है उसको 4 बार 5 बार बोल के याद कराएंगे। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फल कैसे बनता है? निषेचन के बाद अंडाशय से। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से बनता है, ठीक है। बीज बनता है दोस्तों, बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि फल बनता है दोस्तों निषेचन के बाद अंडाशय से, और बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन का खोज सबसे पहले स्ट्रॉस बर्गर ने किया था। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन का खोज सबसे पहले स्ट्रॉस बर्गर ने किया था। निषेचन का खोज सबसे पहले स्ट्रॉस बर्गर ने किया था। निषेचन का खोज सबसे पहले स्ट्रॉस बर्गर ने किया था। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा जनन में, नर एवं मादा में जनन, कहता है कि नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को। जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को। जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है वह सतफल कहलाता है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है वह सतफल कहलाता है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है वह सतफल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं दोस्तों कि जिस फल को बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं, जैसे पुष्पासन बाह्यदल भी भाग लेते हैं, उसको असत्य फल कहते हैं। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग उसमें भाग लेते हैं वह असत फल कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने दो चीज देखा कि जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय भाग लेगा ना तो वह सत फल कहलाएगा, लेकिन अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी उसमें भाग लेगा तो वह असत फल कहलाएगा। सत फल का उदाहरण है मटर, आम। सत फल का उदाहरण है मटर और आम। सत फल का दोस्तों उदाहरण है मटर और आम। और असत फल में आ जाएगा सेब, नाशपाती, कटहल। तो सत फल में कौन कौन है? मटर, आम। सत फल में मटर, आम। लेकिन असत फल में दोस्तों सेब, नाशपाती, कटहल। असत सेब असत फल है, सेब असत फल है, सेब असत फल है। नाशपाती भी असत फल है, नाशपाती भी असत फल है। कटहल भी दोस्तों असत फल है, कटहल भी असत फल है। अच्छा, सरोसिस फल है सहतूत, अनानास, कटहल। सहतूत कौन सा फल है? सरोसिस फल है। सहतूत कौन सा फल है? सरोसिस फल है दोस्तों। सहतूत मतलब वही तूत जिसको बोलते हैं, वही है। तो सहतूत जो है दोस्तों वो सरोसिस फल है। सहतूत सरोसिस फल है। अनानास भी सरोसिस फल है। अनानास भी सरोसिस फल है। अनानास भी सरोसिस फल है। कटहल भी सरोसिस फल है। अच्छा, आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल वित्ती। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल वित्ती को खाते हैं। तो आम के मध्य फल वित्ती को खाते हैं। आम के मध्य फल वित्ती को खाते हैं। इमली के भी मध्य फल वित्ती को खाते हैं। पपीता के मध्य फल वित्ती को खाते हैं। बेर का भी मध्य फल वित्ती खाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला कहता है अमरूद। अमरूद का हम लोग खाते हैं फल वित्ती। अमरूद का फल वित्ती खाते हैं। अंगूर का भी दोस्तों फल वित्ती खाते हैं। शरीफा का दोस्तों, शरीफा का हम लोग शरीफा का भी फल वित्ती खाते हैं। टमाटर का भी फल वित्ती खाते हैं। तो हमने क्या देखा? अमरूद का फल वित्ती खाते हैं, अंगूर का फल वित्ती खाते हैं, शरीफा का फल वित्ती खाते हैं, टमाटर का भी फल वित्ती खाते हैं। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल।
लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। 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 फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। आइए फूल को देखते हैं दोस्तों। पौधे का जनन अंग होता है, पौधे का जनन अंग होता है पुष्प यानी फूल। पौधा का जो जनन अंग होता है ना दोस्तों, वो पुष्प होता है। पौधा का जनन अंग पुष्प होता है। पौधा का जनन अंग पुष्प होता है। अच्छा, पुष्पों का अध्ययन मतलब फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। और पुष्प का मादा अंग दोस्तों जयांग कहलाता है। पुष्प का मादा अंग जयांग कहलाता है। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर और पुष्प का मादा अंग जयांग कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प दोस्तों बुल्फिया है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है, ये तो आपको याद ही होगा। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। अब आते हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक को देखेंगे, कहता है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। जाइलम एवं फ्लोएम संवहनीय उत्तक है। जाइलम एवं फ्लोएम संवहनीय उत्तक है। जाइलम एवं फ्लोएम संवहनीय उत्तक है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधा के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। कहता है कि पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधा के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। पत्तियों के खाने बने खाद्य पदार्थों को पौधा के अन्य भाग तक पहुंचाता है फ्लोएम। अच्छा, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधा के विभिन्न भागों तक जाइलम पहुंचाता है। ये तो आप जानते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहता है कि शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक करता है। शरीर के ऊतक और अंगों को आपस में कौन जोड़ता है? संयोजी ऊतक। शरीर के ऊतकों शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम संयोजी ऊतक करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ तथ्य है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम 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 है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दोस्तों क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अच्छा, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी को, नीला को, लाल को, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कहता है क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? क्लोरोफिल प्रकाश के किन किन रंगों को ग्रहण करता है? तो वह बैगनी, नीला, लाल, बैगनी, नीला, लाल को ग्रहण करता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रकाश के किन किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला और लाल को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगा लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम होगा बैगनी रंग के प्रकाश में, ठीक है। दोस्तों याद हो रहा होगा, याद नहीं कीजिएगा तो याद करने वाला बहुत है। हम आए हैं सिर्फ हम और आप दोनों मिलकर इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। 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 जल अपघटन के लिए ऊर्जा मिलता है प्रकाश से। जल अपघटन के लिए ऊर्जा मिलता है प्रकाश से। जल अपघटन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश से मिलता है। तो जल अपघटन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक से देखेंगे इसको फिर से। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है दोस्तों फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। एक बार और, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर विकिरण। 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 ठीक है। अब पादप हार्मोन को देखेंगे थोड़ा। प्रमुख पादप हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरीजेन, साइटोकाइनिन। दोस्तों ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरीजेन, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन है। ठीक है। चलिए, पौधा में वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। पौधा में वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। पौधा में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है। ठीक है। तो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन कौन है? एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। विधि वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है दोस्तों एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है दोस्तों ऑक्सिन। अच्छा, ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 में किया था। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 में किया था। ऑक्सिन की खोज किसने किया था? डार्विन ने। कब? 1880 में। तो ऑक्सिन की खोज किसने किया? डार्विन ने 1880 में। ठीक है। अगला कहता है, हाँ, कहता है कि किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है? तो ऑक्सिन का। कहता है कि किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में करते हैं? ऑक्सिन को। ठीक है। और ऑक्सिन को किसने खोजा था? डार्विन ने 1880 में। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। दोस्तों एथिलीन जो है ना हार्मोन, पादप हार्मोन है, वो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। एथिलीन की खोज बर्ग ने किया था 1962 में। एथिलीन की खोज बर्ग ने किया था 1962 में। एथिलीन की खोज बर्ग ने किया था 1962 में। एथिलीन की खोज बर्ग ने किया था दोस्तों 1962 में। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। फलों को पकाने में सहायक जो हार्मोन होता है दोस्तों वो एथिलीन है। और एथिलीन किस रूप में रहता है? गैसीय रूप में होता है। ठीक है। इसको ध्यान रखें। तो फलों को पकाने में एथिलीन है। अच्छा, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। दोस्तों मादा पुष्प की संख्या को बढ़ाता है कौन सा हार्मोन? एथिलीन। मादा पुष्प की संख्या को बढ़ाता है दोस्तों एथिलीन। ठीक है। कहता है कि बौने पौधा को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जो पौधा बौना है उसको लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जो पौधा बौना है उसको लंबा कौन करेगा? जिब्रेलिन हार्मोन करेगा। ठीक है। तो बौने पौधा को लंबा करने में सहायक जिब्रेलिन हार्मोन। अच्छा, जिब्रेलिन की खोज किया था करोसावा ने 1926 में। जिब्रेलिन की खोज किया था करोसावा ने 1926 में। जिब्रेलिन की खोज किया था
कुरोसावा ने 1926 में, जिब्रेलिन की खोज किया था कुरोसावा ने 1926 में। ठीक है। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। दोस्तों एकदम याद हो रहा है ना आपको? एकदम याद करते चलिए। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था 1951 में। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था 1951 में। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में किया था। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेन। फूल खिलाने वाला हार्मोन है दोस्तों फ्लोरिजेन। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेन। ट्राउमैटिन क्या है दोस्तों? देखिएगा, ऊपर कर देते हैं। ट्राउमैटिन क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राउमैटिन क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राइमैटिन क्या है? ट्राउमैटिन 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 क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ट्राउमैटिन क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। पौधा के जख्म को भरता है ट्राउमैटिन। पौधा का जो जख्म होता है ना, उसको भरने का काम ट्राउमैटिन करता है। पौधा के जख्मों को भरता है ट्राउमैटिन। पौधा के जख्मों को भरता है ट्राउमैटिन। अब आइए पादप रोग, माने पेड़ पौधा का कौन कौन सा रोग होता है। तंबाकू का मोजैक रोग होता है विषाणु से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तंबाकू का मोजैक रोग होता है विषाणु से। तंबाकू का मोजैक रोग होता है विषाणु से। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक से। धान का अंगमारी रोग होता है दोस्तों जैंथोमोनास नामक जीवाणु से। धान का अंगमारी रोग होता है जैंथोमोनास नामक जीवाणु से। धान में जो अंगमारी रोग होता है ना, वो जैंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। तंबाकू का मोजैक रोग होगा विषाणु से। तंबाकू का मोजैक रोग विषाणु से। आलू का सैथिल रोग जीवाणु से। आलू का सैथिल रोग जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग कवक से। गेहूं में रस्ट रोग कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग कवक से। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु से। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु से। दोस्तों ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है। और बंची टॉप रोग होता है केला से। केला केला में होता है। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। दोस्तों बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली। एक बार फिर से देखेंगे। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। दोस्तों याद हो रहा है ना? ऐसे ही याद करते चलिए। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। हरित बाली रोग बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग संबंधित है जस्ते की कमी से। धान में खैरा रोग संबंधित है जस्ते की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। बंची टॉप रोग है केला से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। टिक्का रोग दोस्तों मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। अच्छा, मटर में मार्स रोग दोस्तों मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। मटर, एक सेकेंड, मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में जो मार्स रोग होता है ना, वो मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है।
नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी के कारण। दोस्तों नींबू में ध्यान दीजिएगा, नींबू में दोस्तों डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर तांबा की कमी के कारण। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी के कारण। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी के कारण। ठीक है। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ होता है जस्ते की कमी के कारण। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है दोस्तों जस्ता की कमी के कारण। कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग होता है और आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी के कारण। एक बार फिर से देखेंगे इसको। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी के कारण। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है, देखिए डाइबैक और लिटिल लीफ रोग दोनों नींबू में होता है और ये होता है कॉपर की कमी के कारण। ठीक है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है दोस्तों जस्ते की कमी के कारण। आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होगा ना वो जस्ते की कमी के कारण होगा। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग तथा आंवला में निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवला में निक्रोसिस रोग होगा बोरोन की कमी के कारण। चलिए, वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से, ये तो आपको आता है। हिंग प्राप्त होता है पौधा की जड़ से, हिंग प्राप्त होता है पौधा की जड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से, कॉक प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पतिक नाम है क्वे क्वेरकस सुबर। ओक का वनस्पतिक नाम है क्वेरकस सुबर। ओक का वनस्पतिक नाम है क्वेरकस सुबर। देखिए जो नहीं याद है उसको हम बार बार आपको याद करवाएंगे, जो याद है उसको एक बार बोलेंगे। ठीक है। ओक का वनस्पतिक नाम है क्वेरकस सुबर। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से, हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। ठीक है। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। चलिए अगला है, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। ठीक है। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम का वास्तविक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वनस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वनस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधा से, मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधा से। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधा से। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है, ये आप जानते हैं। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्ती से। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन है, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन है। कैफीन प्राप्त होता है कॉफी के बीजों से। ठीक है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन है, ये तो आपको याद ही है, इसको छोड़िए। चलिए, थीन टैनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीर के वृक्ष से, तारपीन तेल प्राप्त होता है चीर के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है। सबसे छोटा गुणसूत्र दोस्तों शैवाल है। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियस है। सबसे छोटा गुणसूत्र तो शैवाल हो गया और सबसे लंबा गुणसूत्र दोस्तों ट्राइलियस हो जाएगा। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियस हो जाएगा। तो आपने देखा कि सबसे लंबा गुणसूत्र क्या है, ट्राइलियस। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया, सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया। सबसे हल्का काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सबसे छोटा गुणसूत्र तो सवाल हो जाएगा और सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियस, ट्राइलियस। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियस है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया, सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा, सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा। ठीक है। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा दोस्तों ओक्रोमा हो जाएगा। पौधा के अंकुरन के लिए आवश्यक होता है जल, ऑक्सीजन, ताप। पौधा के अंकुरन के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन, ताप। पौधा के अंकुरन के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन और तापमान।
पौधा की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। ठीक है, वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व। पौधा के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व। पौधा के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व। तो क्या आपने देखा? एक बार फिर से देखिएगा इसको। देखिए, पौधा के अंकुरन के लिए जल, ऑक्सीजन और तापमान। पौधा की आयु का पता चलता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। अच्छा, वार्षिक वलय का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलय का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अच्छा, पौधा के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होता है? 17 पोषक तत्व। ठीक है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगता है जीरोफाइट्स। अच्छा, चट्टान पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स हो जाएगा और चट्टान पर उगने वाला लिथोफाइट्स। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जंतु विज्ञान में क्या है। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा अंग ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा संघ के जीव हो जाएंगे तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। झींगा मछली। ठीक है। तो दोस्तों, तिलचट्टा किस संघ का जीव है? तिलचट्टा ऑर्थोपोडा का। तिलचट्टा ऑर्थोपोडा का जीव है। तिलचट्टा ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मच्छर ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मच्छर ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मच्छर ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। दोस्तों, खटमल, खटमल भी दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। खटमल ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। ठीक है। मक्खी भी ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मक्खी भी ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। झींगा मछली भी ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। झींगा मछली भी ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठ होता है। कीटों के पैरों की संख्या, कीटों में पैरों की संख्या 6 होता है। कीटों में पैरों की संख्या दोस्तों 6 होता है। कीटों में पैरों की संख्या 6 होता है। आगे देखेंगे। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है मोलास्का। एक तो ऑर्थोपोडा था सबसे बड़ा और दूसरा मोलास्का हो जाएगा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलास्का। मोलास्का संघ के जीव ऑक्टोपस, घोंघा। मोलास्का संघ के जीव हो जाएगा ऑक्टोपस और घोंघा। मोलास्का संघ के जीव हो जाएगा ऑक्टोपस और घोंघा। मोलास्का संघ के जीव है ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपोसक है क्या है? तो ऑक्टोपस जो है दोस्तों एक मृदु कवची है, मतलब मोलास्का है। ठीक है। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मतलब मोलस्क है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है। तो मोलस्का संघ में उत्सर्जन होता है वृक्कों के द्वारा। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन तो गिल्स के द्वारा होता है लेकिन उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स के द्वारा और उत्सर्जन दोस्तों वृक्क के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफस ने। ठीक है। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? गोल्डफस ने। एक बार फिर देखेंगे। प्रोटोजोआ नाम दिया गया था गोल्डफस के द्वारा। अच्छा, प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन आ जाएंगे? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा प्रोटोजोआ संघ के जीव है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ के जीव है। यूग्लिना भी प्रोटोजोआ संघ के जीव है। यूग्लिना भी प्रोटोजोआ संघ के जीव है। और पैरामीशियम ये भी प्रोटोजोआ संघ का जीव है। तो पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ संघ का जीव है। अच्छा, पोरीफेरा संघ के जीव में साइकोन और स्पंज आएगा। पोरीफेरा संघ के जीव है साइकोन और स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव है साइकोन और स्पंज। मतलब साइकोन किस संघ के जीव है? पोरीफेरा संघ के। साइकोन किस संघ के जीव है? पोरीफेरा संघ के। स्पंज जो है दोस्तों पोरीफेरा संघ के जीव है। अच्छा, पोरीफेरा संघ के जीव कहलाता है स्पंजी। स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनिलीडा संघ के जीव केचुआ और जोक हो जाएगा। एनिलीडा संघ के जीव केचुआ और जोक हो जाएगा। तो केचुआ एनिलीडा संघ के है और जोक भी एनिलीडा संघ के है। केंचुआ में होता है 4 जोड़ी हृदय। केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। एनिलिडा संघ के जीव में श्वसन त्वचा से होता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। प्रोटोजोआ नाम दिया गया था गोल्डफस के द्वारा।
ठीक है, प्रोटोजोआ नाम दिया गया था गोल्फस के द्वारा। प्रोटोजोआ के संघ के जीव में शामिल है अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम। प्रोटोजोआ संघ के जीव में शामिल है अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव है साइकोन स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव है साइकोन और स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। अच्छा, एनिलिडा संघ के जीव आ जाएगा केचुआ जोंक। एनिलिडा केचुआ जोंक है, ठीक है। केचुआ में होता है 4 जोड़ी हृदय और एनिलिडा संघ के जीव अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। अगला कहता है इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन कौन है? जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटल स्टार। तो जेलीफिश किस संघ के जीव है? इकाइनोडर्मेटा। जेलीफिश इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। तारा मछली जिसको स्टारफिश बोलते हैं, ये भी इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। तारा मछली भी इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। ब्रिटल स्टार भी इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। कहता है सेलिन्ड्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और मूंगा है। सेलिन्ड्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और मूंगा है। सेलिन्ड्रेटा संघ के जीव हाइड्रा और मूंगा है। हाइड्रा की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। हाइड्रा की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर, ठीक है। उभयचर का अर्थ होता है जल और स्थल दोनों। जल और स्थल दोनों, ये उभयचर। तो देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन कौन है? जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार। तो जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। अच्छा, हाइड्रा और मूंगा सेलिन्ड्रेटा संघ के जीव है। सेलिन्ड्रेटा संघ के जीव है। हाइड्रा और मूंगा सेलिन्ड्रेटा संघ के जीव है, ठीक है। और हाइड्रा की खोज किया था ल्यूवेन हॉक ने। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं। उभयचर का अर्थ होता है जल और स्थल दोनों, ठीक है। चलिए देखते हैं, मेढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। मेढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष, ठीक है। और पक्षी के हृदय में दोस्तों होता है 4 प्रकोष्ठ। तो मेढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होता है, 3 कक्ष कह सकते हैं, और पक्षी में 4। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, पक्षी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन कीटों का, मतलब एंटोमोलॉजी जो अध्ययन है, मतलब कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है, ठीक है। आगे चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी एमू है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी एमू है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी एमू है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण डायफ्राम है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण डायफ्राम है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण दोस्तों डायफ्राम है। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। स्तनधारियों के हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में दोस्तों, एक सेकेंड, कहता है कि विश्व का यहाँ कहा गया स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण तो आपका डायफ्राम हो गया। स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारी में श्वसन होता है फेफड़ा के द्वारा। स्तनधारी में श्वसन होता है फेफड़ा के द्वारा। स्तनधारी में श्वसन फेफड़ा के द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू या नीला व्हेल बोल सकते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू या नीला व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी दोस्तों छुछुंदर हो जाएगा। सबसे छोटा स्तनधारी छुछुंदर हो जाएगा। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को मतलब स्तनधारी में रखा गया है, कुल मिलाकर यही बात है। तो डॉल्फिन को स्तनी में रखा गया है। सबसे बड़ा अकशेरुकी ई है आपका अस्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी, सबसे बड़ा अकशेरुकु है अस्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी है अस्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकु है अस्क्विड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डकबिल प्लेटिपस। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डकबिल प्लेटिपस। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डकबिल प्लेटिपस। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी दोस्तों डकबिल प्लेटिपस है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु अफ्रीकी हाथी है। दोस्तों सबसे बड़ा स्थलीय जंतु अफ्रीकी हाथी है। सरीसृप वर्ग में आते हैं छिपकली, कछुआ, और भी आते हैं। चलिए ऊपर देखते हैं।
सरीसृप में आते हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। तो छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट सरीसृप वर्ग में आते हैं। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट सरीसृप वर्ग में आते हैं। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट सरीसृप वर्ग में आते हैं। दोस्तों सामान्यतः सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है, मगरमच्छ अपवाद में है। ठीक है, इसमें कितना होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि मगरमच्छ में कितना हृदय होता है। तो दोस्तों सरीसृप वर्ग के जीव कौन कौन है? छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। और सामान्यतः सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है, अपवाद में मगरमच्छ है। सरीसृपों का विकास हुआ है मेसोजोइक युग में। सरीसृपों का विकास हुआ है मेसोजोइक युग में। सरीसृपों का विकास हुआ है मेसोजोइक युग में। दोस्तों डायनासोर क्या थे? डायनासोर दोस्तों, डायनासोर के बारे में देखेंगे। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय। देखिए यहाँ पे, देखिए वही चीज है यहाँ पे। आ, देखिए क्या कह रहा है, सामान्यतः सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है ना। वही कह रहा है कि सामान्यतः सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है, अपवाद में मगरमच्छ। तो मगरमच्छ का जो कक्ष होता है दोस्तों 4 कक्षीय होता है, इसको यहाँ पे कह रहा है। मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय। ठीक है। अच्छा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज, जिसको किंग कोबरा बोलते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? नागराज है, जिसको किंग कोबरा बोलते हैं। एकमात्र जहरीली छिपकली हिलोडर्मा। एकमात्र जहरीली छिपकली है हीलोडर्मा। एकमात्र जहरीली छिपकली है हीलोडर्मा। अच्छा, मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा, ये तो आप जानते हैं। एकमात्र जहरीली छिपकली होता है हीलोडर्मा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय किए होंगे। 2-3 बार इसको देखेंगे पूरा तरह से आपको याद हो जाएगा। चलिए तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।